देखिए दोबारा रिपीट करो क्वेश्चन को, ठीक है, रिकॉर्डिंग के साथ। कह रहा भैया अपने पास दो इंडक्टर है, एक L1 क्या है भैया 25, L1 आपका 25 है, और L2 क्या है आपका मिली हेनरी, मिली हेनरी। कह रहा है आपको ग्राफ बनाना है किसके बीच में, इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। पहले इसका स्लोप निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं। अच्छा आपको बता दूं फाई क्या होता है, वीनो थोड़ा और इसको डिटेल में जाओ, तो फाई क्या होता है एल आई के बराबर होता है, तो ईएमएफ क्या होगा डी फाई अपॉन में डी टी, तो एल बाहर आ गया तो क्या होगा डी आई अपॉन में डी टी, तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या आ गई, एल की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये जो ई है वो डी आई अपॉन में डी के क्या है डायरेक्टली है, यानी ई और डी आई अपॉन में डी के बीच में ग्राफ बना हुआ तो कैसे आएगा स्ट्रेट लाइन, कैसे आएगा। अब दूसरी बात एक चीज और देखो कि यहां पर जो एल है वो किसके बराबर आएगा, ई डी आई अपॉन में डी टी का, एल जो है वो क्या है ई डी आई अपॉन में डी के बराबर आ रहा है। अब चलो आप स्लोप निकालते हैं इसका, क्या निकालते हैं स्लोप ऑफ ई डी आई अपॉन में डी टी ग्राफ, इसका स्लोप निकाल रहे हैं, ई वर्सेस डी आई अपॉन में डी का ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन क्या होता है वाई अपॉन में एक्स, वाई क्या है यहाँ पर भैया ई, और एक्स क्या है यहाँ पर डी आई अपॉन में डी टी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर रखी है एल के, ये देखो ना। तो हम देख रहे हैं ये जो स्लोप है वो क्या है एल के डायरेक्टली है, यानी जिसका इंडक्टेंस ज्यादा होगा उस लाइन का स्लोप भी क्या होगा ज्यादा होगा, जिसका इंडक्टेंस कम होगा उस लाइन का स्लोप क्या होगा कम होगा। अब देखिए अब हम लाइन सीधी सीधी खींच रहे हैं, सीधी किस आधार पे खींच रहे हैं, क्योंकि ईएमएफ और डीआई अपॉन डी एक दूसरे के क्या है डायरेक्टली है, तो जो ग्राफ बनेगा इनके बीच में वो सीधा जाएगा। लेकिन इसमें मैंने दो लाइन खींची है, एक 15 मिली हेनरी की है, एक 25 मिली हेनरी की है, तो 15 मिली हेनरी किसकी होगी, देखिए अगर इंडक्टेंस कम होगा तो उस लाइन का स्लोप भी क्या होगा कम होगा, तो 15 मिली हेनरी क्या है कम इंडक्टेंस है, तो उसका स्लोप भी क्या होगा कम होगा, यानी ये 15 मिली हेनरी वाली लाइन है, ठीक है। और जिसका इंडक्टेंस ज्यादा होगा उसका स्लोप भी क्या होगा ज्यादा होगा, यानी क्या है 25 मिली हेनरी वाली लाइन है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म हो गया। अगला कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, आपको किसके क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। तो आपको बता दूं इंडक्टर के अंदर एनर्जी क्या होती है हाफ एल आई स्क्वायर, किसको किसको याद है वाली रिलेशन, किसी को याद नहीं है, चलो भैया मैं कराता हूं पहले इसे, इस रिलेशन को कराता हूं उसको, देखो भाई प्लीज हटा दो इसे, पहला पार्ट हो गया। देखिए ये इंडक्टर है, इसके अंदर आपने क्या किया ऑल्टरनेटिंग करंट पास कराया, क्या कराया, ठीक है। डायरेक्ट ईएमएफ क्यों नहीं पास कराया, डायरेक्ट करंट क्यों नहीं पास कराया, क्योंकि डायरेक्ट करंट क्या होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट करंट क्या होता है भैया इसके फ्लक्स को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। मैं वेरिएबल करंट पास करा रहा हूं इसके अंदर से, ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। तो मान लीजिए किसी भी टाइम पर, ध्यान दीजिए किसी भी टाइम पर इसके अंदर जो अपोजिंग करंट है, आपको पता ना जब ये वेरिएबल करंट जाएगा तो उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे एक ईएमएफ आएगा। अब इस ये एक इंड्यूस ईएमएफ आता है जो इस वेरिएबल करंट को क्या करता है अपोज करता है, ताकि इसका फ्लक्स चेंज ना हो। आपको पता है ये वेरिएबल करंट है, वेरिएबल करंट जब जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी वेरिएबल, और उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इसका फ्लक्स क्या होगा वेरिएबल, और वेरिएबल फ्लक्स को अपोज करने के लिए कौन आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, समझ गया, यही कह रहा हूं मैं। तो भैया ये वेरिएबल करंट था, और इस वेरिएबल इसका सेल्फ इंडक्शन क्या है एल है, और इसको अपोज करने के लिए एक ईएमएफ है जिसको मैंने क्या बोला ई, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना वर्क डन किया, तो भैया किसी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आया उसने कितना वर्क किया, तो किया डी डब्ल्यू, क्या किया, उसकी वैल्यू क्या होगी, वर्क क्या होता है क्या होता है, देखिए ये होता वर्क होता है आपका, अगर मैं बात करूं तो वर्क होता है आपका सुनिए क्यू डीवी, क्या होता है क्यू डीवी होता है, ठीक है।
अब देखिए क्यू, यहां पर ये वाला रिलेशन लगाने से पहले ध्यान दीजिए भाई कि डी डब्ल्यू क्या है, क्यू की यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दीजिए भाई, बोलिए मत। क्यू की जगह पे क्या होगा, ये देखिए क्योंकि करंट आपका क्या है इंस्टेंटेनियस है, तो चार्ज भी क्या हो गया होगा, जो इसके अंदर चार्ज रुका होगा क्या होगा, डी क्यू रुका होगा। और इसकी जगह पे क्या लिखोगे, ईएमएफ, क्या लिखोगे, ईएमएफ। ध्यान दीजिए, तो अगर मैं बात करूं डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में डी क्यू, और ईएमएफ क्या होता है, एल डी आई अपॉन में डी टी होता है। अभी ईएमएफ यही होता है ना, सेल्फ इंडक्शन के अंदर इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, यही होती है। ठीक है, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका, इस डी टी को इसके नीचे लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, हुआ डी क्यू अपॉन में डी टी, एल ये क्या हुआ, डी आई। ठीक है, अच्छा डी क्यू अपॉन में डी क्या होता है, डी क्यू अपॉन में डी क्या होता है, करंट होता है, क्या होता है, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स में क्या होगा, करंट एल डी आई, ये हो गया। ठीक है, अब ये आ गया उस इंस्टेंट पर, उस इंस्टेंट का वर्णन इसके द्वारा जब आपका करंट क्या है, आई है। ठीक है, टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन। ध्यान दीजिए, टोटल वर्क डन के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू, एल क्या होगा, बाहर आएगा, आई डी आई, आई डी आई, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू में एल आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई स्क्वायर अपॉन में 2, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर आ गया। तो भैया आपको बता दूं, जितना वर्क डन होता है अपोज करने के लिए, जो भी वर्क डन होता है वो सबका सब किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, दोबारा मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, काफी इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, पहले भी इसकी डेरिवेशन डायरेक्टली आ रखी है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन, टॉपिक का नाम है एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तब देखिए अब मैंने आपको पता है एनर्जी, ये इंड्यूस ईएमएफ कब आएगा। अच्छा मैं यहाँ पे अगर बैटरी लगा, बैटरी क्यों लगाई, बैटरी इसलिए लगाई क्योंकि बैटरी के द्वारा छोड़ा गया करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है, उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कभी फ्लक्स चेंज नहीं करती, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। और इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इंड्यूस ईएमएफ क्या कर रहा है, तब जब इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा तो वर्क भी नहीं होगा, वर्क क्या होगा, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। इसलिए डीसी के साथ कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं होती, इसलिए हमने क्या लगाया, एसी करंट। क्या लगाया, एसी करंट लगाने से क्या हुआ, सुन लीजिए, एसी करंट लगाने से क्या हुआ, जो करंट गया वो कैसा था, वेरिएबल। जब वो वेरिएबल करंट यहां से गया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आई, वेरिएबल। इसका फ्लक्स क्या हुआ, वेरिएबल, फ्लक्स वेरी किया तो क्या हुआ, इंड्यूस ईएमएफ आया। इंड्यूस ईएमएफ ने इस करंट को क्या किया, अपोज किया, क्या किया, वर्क किया। जैसे आपको देखो, आप पत्थर उठाते हो तो ग्रेविटी आपको अपोज करती है ना, तभी तो उस पत्थर के अंदर एनर्जी आती है। स्प्रिंग को जब आप बाहर खींचते हो तो स्प्रिंग अपने आप को अंदर खींचती है, आपको अपोज करती है ना। तो मतलब जहां पर भी चीज अपोज किया जाए, जहां पर भी क्या आ गया है, अपोज किया जाए, अपोज करने में वर्क किया जाए, वहां पर क्या आएगी, एनर्जी आएगी। क्या आएगी, एनर्जी आएगी, समझ गया। तो वहां पर एनर्जी आएगी जहां पर भी अपोजिंग आएगा, अपोजिंग फोर्स काम करेगा। तो यहाँ पर अपोजिंग फोर्स कौन है भैया, ईएमएफ फोर्स नहीं है, बाकी है तो ईएमएफ, ईएमएफ अपोज कर रहा है। तो ये देखिए इस इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट पर ईएमएफ की वैल्यू क्या है, ई। ठीक है, जिस किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ईएमएफ की वैल्यू क्या है भैया, ई। ठीक है, और वो किसको अपोज कर रहा है, मान लीजिए उस वक्त पोटेंशियल क्या है, सुन लीजिए, ध्यान दीजिए, आपको पता है क्या वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल इनटू में चार्ज होता है, क्या होता है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। तो आपको पता है ये करंट क्या इंस्टेंटेनियस है, क्या है, और उसी इंस्टेंट पर मैंने क्या निकाला, वर्क निकाला है। क्या निकाला है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर मैं इंस्टेंट की बात करूं, टाइम ज्यादा दूं, तो चार्ज क्या होता है, क्यू होता है, क्या होता है। और किसी इंस्टेंट की बात करूं तो जो चार्ज स्टोर्ड होता है या जो चार्ज ट्रांसफर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, डी क्यू। क्या होती है, तो वर्क का फॉर्मूला अपने को पता है भैया, V इंटू में डी क्यू होता है। क्या होता है, V इंटू में क्यू होता है। लेकिन आपको पता है ये करंट क्या है, इंस्टेंटेनियस है, तो इसके द्वारा ट्रांसफर किया गया चार्ज क्या होगा, डी क्यू होगा। तो हमने क्यू की जगह पे क्या लिख दिया, डी क्यू। और जो ईएमएफ अपोज कर रहा है इस चार्ज को अंदर आने से, वो कौन है भैया, ई, तो उसको जगह पे ये लिख दिया। अच्छा अभी मैंने बताया था फाइव को, उसमें क्या होता है, एल आई होता है, क्या होता है, तो ईएमएफ क्या होगा, डी फाइव अपॉन में डी टी होगा। क्या होगा, एल बाहर आएगा तो क्या होगा, डी आई अपॉन में क्या होगा, डी टी होगा। यानी ईएमएफ की वैल्यू क्या आप लिख सकते हो, एल डी आई अपॉन में डी टी लिख सकते हो। तो हमने ये डी क्यू की जगह पे ये लिख दिया और ई की जगह पे एल डी आई अपॉन में डी टी लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस डी टी को हमने क्या किया, इसके नीचे लाकर रख दिया, तो डी क्यू अपॉन में क्या हो गया, डी टी, और ये क्या हुआ, डी आई हो गया। ठीक है, और ये रहा आपका एल हो गया। डी क्यू अपॉन में डी क्या होता है, करंट। डी क्यू अपॉन में डी क्या होता है भैया, करंट। तो हमने कहा लिखा इसके बाद सीधा हम यहाँ पर आए। ठीक है, इसके आए तो डी क्यू अपॉन में डी को हमने क्या लिख दिया, करंट,
एल ऐसी रहा और ये क्या हुआ डी आई। ठीक है भैया। अब टोटल ये तो क्या हुआ उस इंस्टेंट पर ईएमएफ ने जो वर्क किया। टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क के लिए आप क्या करो इंटीग्रेट कर दो, क्या हुआ हाफ एल आई स्क्वायर है। ये वर्क किया किसने, ईएमएफ ने, किसको अपोज करने के लिए, करंट को अपोज करने के लिए, ताकि वो चेंज ना हो पाए। तो ये जो वर्क किया है ये अपोजिंग वर्क है, और अपोजिंग वर्क हमेशा किसके बराबर होता है, एनर्जी के। आपने को किसके बीच में ग्राफ बनाना है भैया, ध्यान दीजिए, ये समझ में आ गया। ये 3 नंबर में खुद की डेरिवेशन है, 3 नंबर की खुद की। कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन ईच इंडक्टर विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। एनर्जी और करंट के बीच में ग्राफ बनाना है। हम देख रहे हैं एनर्जी क्या है, U इक्वल्स टू में हाफ एल आई स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि U जो है वो आई स्क्वायर के क्या डायरेक्टली है। अगर U जो होता वो I के डायरेक्टली होता तो ग्राफ आपका इस तरीके से बनता, U और I के बीच में स्ट्रेट लाइन कैसा बनता। लेकिन हम जानते हैं U जो है एल स्क्वायर आई स्क्वायर के डायरेक्टली है, तो इसलिए कैसा होगा, पैराबोला। कैसा बनेगा, इस तरीके का। ठीक है। और ये भी बोल रहा है भैया कि इनमें से जो है कि दोनों के लिए बनाना है, एक 15 के लिए 25 के लिए। तो बताओ 15 के लिए कौन होगा, 25 के लिए कौन होगा। 15 वाले के ये क्या होगा, स्लो होगा। ये 15 मिली हेनरी का है, और ये क्या है 25 मिली हेनरी के अंदर क्या होगा, जल्दी वेरिएशन आएगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो क्या है, एल के भी क्या होती है, डायरेक्टली होती है। समझ गए भैया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये काफी टाइम से आ रहे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। कह रहे भैया स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के आपको वर्किंग प्रिंसिपल क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। तो वैन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसके अंदर क्या आती है, इट एक्सपीरियंस टॉर्क ड्यू टू दिस टॉर्क कॉइल स्टार्ट रोटेशन। ठीक है, रोटेशन क्या करेगी भैया, स्टार्ट कर देगी। अब गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस क्या है, जी है, क्या है, is converted into voltmeter, measure up to V volt by connecting the resistance R1 in series with the coil. If the resistance R2 is connected in the series with it, then then it can measure current V by 2 volt. Find the resistance in terms of R1 and R2 required for the connection and convert it into the voltmeter that can read up to 2 voltage. Also find the resistance of G and also galvanometer. देखिए R1 R2। ठीक है, शंट वाला याद है टॉपिक। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, नाम ही मैंने टॉपिक का नाम ही शंट लिखवाया था। चाहे तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर, चाहे एमीटर में कन्वर्ट, मैंने शंट ही टॉपिक डलवाया था। बाकी शंट एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है जो कि गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करता है, एमीटर में। इसमें करता है जब उसका पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, अरे बंद करिए ऐसे, मोबाइल समेत ऐसी जगह पे डालूंगा ना कभी निकाल नहीं पाएगा। ठीक है, तो भैया देखिए स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, कर दिया स्टेटमेंट रेडी। गैल्वेनोमीटर का रिकॉर्डिंग चालू कर दिया ना। ठीक है, कह रहा है भैया अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी इज कन्वर्टेड इनटू द वोल्ट मीटर, किसमें करना है, तो भैया गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में जब ही कन्वर्ट किया जाता है जब गैल्वेनोमीटर के साथ एक बड़ा रेजिस्टेंस आप उसके सीरीज में क्या करो, जोड़ दो। क्या करो, जोड़ दो। ठीक है, जिसका वोल्टेज कितना मेजर कर सकता है भैया, वी वोल्ट। क्या कर सकता है, वी वोल्ट, बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस R1 इन सीरीज विद इट। उसके साथ एक और रेजिस्टेंस हमें ऐड करना है, ये है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसके साथ हमने पहले क्या कनेक्ट किया, इसको कन्वर्ट किया वोल्ट मीटर में। ठीक है, बाय किसको लगा के, एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या है भैया, R1। ठीक है, इन सीरीज विद इट। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ R2 इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इट देन इट कैन मेजर। अच्छा पहले R1 ये है, पहला सर्किट ये है। ठीक है, जब आपने R1 किया था तो वोल्टेज कितना मेजर कर रहा था, V। क्या कर रहा था, और जब आपने इसी गैल्वेनोमीटर के साथ R2 कनेक्ट कर दिया तो ये कितना वोल्टेज मेजर कर रहा है, V बाय में 2। यही कह रहा है, ठीक है ना। ठीक है, फाइंड द रेजिस्टेंस in terms of R1 and R2 required to convert the into the voltmeter that read up to 2V voltage, 2 वोल्ट वोल्टेज को मेजर कर सके। Also find the resistance of G of the galvanometer in terms of R1 and R2। देखिए भैया
दोनों केस में अप्लाइड वोल्टेज सेम है, देखिए एक बारी, दोनों केस में अप्लाइड वोल्टेज सेम है। शकल देख रहा अपनी, आईडी कार्ड देख रहा अपना, दोनों केस में अप्लाइड वोल्टेज सेम होगा। सही है, सही कर रहे हो। ओए तो पहले सर्किट में देखो, पहले भाई प्लीज पहले सर्किट में आओ। तो आपको पता है इसके अक्रॉस में जो कुल वोल्टेज होगा, करंट क्या है, आई, करंट क्या है, आई। तो कुल वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा आपका, ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा। वो कुल वोल्टेज किसके बराबर होता है, ये टोटल वोल्टेज जो होगा इसके अक्रॉस का वोल्टेज का रेजिस्टेंस क्या है, जी। करंट कितना गया सर्किट में, आई, कितना गया, तो क्या होगा जी आई। सुन लीजिए, अब आइडिया देखिए, ये टोटल वोल्टेज किस पे आएगा, एक तो गैल्वेनोमीटर पे, दूसरा R1 पे, ठीक है। तो गैल्वेन देखिए करंट कितना गया, आई गया, कितना गया, तो टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा, गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज प्लस रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस का वोल्टेज, ठीक है। देखिए कुल वोल्टेज क्या है, V, गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज क्या होगा, करंट इंटू में इसका रेजिस्टेंस क्या, कैपिटल जी, तो I इंटू में कैपिटल जी हो गया, ठीक है भैया। और इसके अक्रॉस में कितना आएगा वोल्टेज, तो I इंटू में R1, कोई दिक्कत तो नहीं है, I R1, तो भैया V क्या होगा, I कॉमन ले लीजिए, G प्लस R1, G प्लस R1, तो I1 की, I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू V G प्लस R1, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या रखा, पहली इक्वेशन ये है, बताते रहे ना कहीं गलत हो जाए, नहीं ये नहीं निकाला, चलो हम ये कर लें, ठीक है, दोनों करंट सेम है नहीं। अब देखिए, अब इस केस में देखिए करंट क्या गया, आई, ठीक है, लेकिन ये वोल्टेज जो मेजर कर रहा है कितना कर रहा है, V/2, क्या कर रहा है, तो ये V/2 किसके बराबर होगा, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस R2, है ना। तो V/2, V/2 क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज आएगा, GI, और इसके अक्रॉस में कितना आएगा, IR2, IR2, तो V/2, I कॉमन ले लीजिए, कैपिटल G प्लस R2, तो I की वैल्यू क्या होगी, V2 कैपिटल G R2, ठीक है। आपको पता है क्या करना है, ठीक है, जी की वैल्यू निकालनी है पहले R1 और R2 की टर्म में, जी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है ये पहले केस का करंट और दूसरे केस का करंट क्या है, सेम है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, V अपॉन में 2G प्लस R2 और V अपॉन में G प्लस R1, V से भी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है, उल्टा कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2G, और ये क्या होगा R2 है, R2, ठीक है, और ये जाएगा G प्लस R1, तो भैया देखिए इस G को इधर ले आओ तो क्या हुआ, 2G माइनस G बराबर में क्या हुआ, R1 माइनस 2R2, तो G बराबर में क्या हुआ, R1 माइनस 2R2, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आ गया इन टर्म्स ऑफ R1 R2, ठीक है, आ गया, ठीक है, आ गया, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए पर टीप लो ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा नहीं कर रखा, ठीक है। देखिए भैया, कह रहे भैया, अरे भाई प्लीज, कह रहा है इट कैन बी मेजर अप टू 2V वोल्टेज। अब आपको एक ऐसे अरे यार चुप हो जाओ, एक ऐसा रेजिस्टेंस यूज करना है R3 जो 2 वोल्ट तक के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके, एक ऐसा रेजिस्टेंस यूज करना है जो 2 वोल्ट तक के पोटेंशियल को मेजर कर सके। तो भैया देखिए सर्किट डायग्राम वही रहेगा, रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया, R3 मान लिया, और वोल्टेज क्या कर रहा है भैया, 2V, क्या कर रहा है 2V, अपने को पता करंट क्या जाएगा, वही जाएगा, 2V किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा बताइए भैया, क्या आएगा, GI प्लस R3I, समझ गए, ठीक है। तो I कॉमन ले लीजिए, ये क्या आएगा 2V अपॉन में G प्लस R3, अब करना क्या अपने को, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये जो I की वैल्यू आ रखी है,
हाँ, ये कह रहे जो R3 की वैल्यू यहाँ रखी है ना, वो किसके टर्म में लिखनी है आपको? R1 और R2 की टर्म में लिखनी है। क्या लिखनी है? पहले G की वैल्यू R1 R2 R12 के टर्म में लिखनी है, हमने लिख दी, ठीक है। फिर कह रहा है जो R3 आप तीसरा रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो, उसकी वैल्यू भी क्या करनी है आपको? R1 और R2 की टर्म में लिखनी है। तो अपने को पता है भैया करंट जो का, देखिए एक इक्वेशन ये है, इसी के बराबर क्या होगा? ये भी आएगा 2V अपॉन में G प्लस R3, ठीक है। ये V कैंसिल, ये V कैंसिल, ये V कैंसिल, ठीक है, तीनों कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा अलग अलग लेके वेब मिटाना पड़ेगा ना, वरना फिर दोबारा से जरूरत है इसकी। तो भैया पहले इसको हटाओ, वो छोटा कर दो, उसके बाद नहीं होता है। अब वो नोट 3 पे होता है, वो नोट 3 पे होता है, वो तो हो गया। अब ये छोटा हो गया ना, ये वही लड़के हैं जो पंखा तोड़ के आया। पंखे के पैसे भाई, अरे ये मेरे से कह रहा भाई पंखा दिला दे सस्ते में, पैसे तो ले। वो अपना घर का लिए हो गया, चलो हो गया। देखिए भैया तो सुन ले, आप क्या करो भैया, दो तीन चीजों को इक्वेट कर लो, दो टर्म को क्या करो भैया, इक्वेट कर दो। किन्हीं दो टर्म को, अबे यार क्या है, ठीक है, ये किसी भी दो टर्म को इक्वेट कर लो, ठीक है। तो उसकी वैल्यू जो भी है ना, उसकी वैल्यू G की वैल्यू निकाल लो R3 या R2 की टर्म में। मैंने इन दोनों को इक्वेट कर लिया मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 अपॉन में G प्लस R3 बराबर में क्या होगा 1 अपॉन में 2G प्लस R2। इसको सॉल्व करेंगे, हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, G की वैल्यू, किसकी टर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई G की वैल्यू निकाल लेंगे ना, यहाँ से निकाली G की वैल्यू। अब जो G की वैल्यू आ गई ना, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो उसमें R3 भी रहेगा, ठीक है। समझिए, जो G की, देखो पहले यहाँ पे G की वैल्यू निकाल लो, G की वैल्यू निकाल ली, जो G की वैल्यू आ गई वो किसकी टर्म में आएगी, G की वैल्यू आएगी आपकी R3 और R1 की टर्म में आएगी। अब वो G की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, उसके बाद R3 की वैल्यू निकाल लोगे। समझा बंगाली में क्या कह रहा हूँ? लेकिन तू कर ही नहीं पाएगा, मुझे पता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इन तीन देखिए, इन दोनों को बराबर करके या इन दोनों को बराबर करके हमने क्या कर लिया, G की वैल्यू निकाल ली, और G की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डाल देना। अब जो अगर देखिए इन दोनों को बराबर करोगे तो G की वैल्यू आएगी R3 और R2 की टर्म में, और अगर इन दोनों को बराबर करोगे तो G की वैल्यू आएगी R3 और R1 की टर्म में, और जो G आएगा उस G की जगह पर यहां पर रख देना, ठीक है। तो अपने आप क्या होगा, R3 की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। समझ गए भैया? देखिए भैया, ये वाला कह रहा है भैया, इन द टू इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ आइडियल एमीटर। अब आइडियल जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है। अब देखिए आइडियल एमीटर की आपको क्या निकालनी है, रीडिंग निकालनी है, ठीक है। देखिए इस बैटरी का, देखिए यहां पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम है, और बैटरी का वोल्टेज क्या है, 9 वोल्ट है। इसका 9 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है इसका, ठीक है। अब बताइए ये किस में जुड़े हैं, सीरीज में, देखिए वैसे तो जुड़े सीरीज में, किस में जुड़े हैं, पैरेलल में नहीं, सीरीज में कहते हैं सर, ठीक है, एक ही लाइन सीरीज में जुड़े, ठीक है। और सीरीज में जुड़े हैं, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, मतलब कि ईएमएफ क्या होगा, टोटल ईएमएफ हो जाएगा आपका E1 प्लस E2। E1 क्या भैया 9 15 वोल्ट आ गया, टोटल ईएमएफ क्या आ गया, सुन लीजिए, अभी खैर इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू क्या है भैया 1, R2 की वैल्यू क्या है 1, तो क्या होगा 2 ओम, क्या होगा। अभी अपने को निकालना भैया एमीटर, एमीटर तो इसमें लगा ही नहीं है भाई, अच्छा ये रहा, ये लगा है, ठीक है। अपने को पता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो है नहीं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो भैया टोटल करंट क्या होगा, करंट होता है टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना है भैया 15, और टोटल रेजिस्टेंस में क्या होता है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस।
तो आपको पता है 15, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है 0, इंटरनल क्या है भैया 2, तो 7.5 एम्पियर आ गया भैया पहले केस का आंसर। क्लियर है क्या? ठीक है, दूसरा देखिए, हटाओ जी, सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर देखो सेम टर्मिनल जुड़े हुए हैं, तो यहां पर टोटल ईएमएफ होगा माइनस के बराबर आएगा, 3 वोल्ट आएगा कुल वोल्टेज। समझ गए? क्योंकि इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जब सेम टर्मिनल जुड़े होते हैं तो ईएमएफ माइनस होता है, जब अपोजिट टर्मिनल जुड़े होते हैं तो ईएमएफ प्लस होता है। ठीक है, सीरीज में टोटल ईएमएफ इक्वल्स में E1 माइनस E2। ठीक है, अच्छा ये 3 वोल्ट आ गया वोल्टेज। अच्छा कर एक रेजिस्टेंस क्या होगा, हमेशा जुड़ता है ये 2 वोल्ट, तो करंट क्या आएगा 3/2 यानी आधा एम्पियर आ गया। ठीक है, चलो हो गया खत्म। ये वाला देखो, ठीक है, कह रहा था ग्राफ्स ड्रॉन हियर फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, कह रहा आइडेंटिफाई विच ऑफ द टू कैरेक्टर्स, ठीक है, ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज बीइंग कीप कांस्टेंट एट ईच केस। कह रहा भैया किस केस में आपकी इंटेंसिटी क्या है भैया सेम है, किस केस में आपकी इंटेंसिटी सेम है। ये डॉट क्या है, नेम क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच, जो भी है। देखिए भैया इस केस में सबकी इंटेंसिटी क्या है सेम है, क्यों? भाई एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक का ग्राफ है ना, क्या बात यार खा ले यार। अबे भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी वर्सेस करंट का स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखिए इन सबकी इंटेंसिटी क्या होगी सेम होगी, क्योंकि सबका जो करंट है वो क्या है भैया सेम है। इसमें इंटेंसिटी इसकी ज्यादा, इसकी कम, इसकी सबसे कम, लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है सेम है, क्योंकि सबको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने क्या लगाया सेम लगाया। जब आपको सबको रोकने के लिए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ता है, इसका मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है सेम है, और जब सब पे सेम करंट आ रहा है सबकी इंटेंसिटी क्या है सेम है। लेकिन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी, जिसको रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, जिसको रोकने के लिए सबसे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, आखिरी टाइम पे नेम द क्वांटिटी, ये डॉट क्रॉस वाला है। अच्छा ये डॉट क्या है, ये इसका नहीं, यहाँ का ये इसका, ये सैचुरेशन करंट है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट द ये अब कल ही करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट हो गया।